आ रहे होंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी आ जाओ, क्लास की बातों पे फोकस करो, बाकी बातें हम क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? सो कल हम लोगों ने पढ़ा बेटा सबसे पहले कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट है ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी, जहां पर आप सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, ठीक है? जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट अगर आप इस पॉइंट पर लगाओगे तो आपके पास सेम मोशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास जो कल डिस्कशन हुआ था वो था 2 पार्टिकल सिस्टम का एंड n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। सो हम XUM निकाला। XUM का फॉर्मूला क्या था आपके पास? M1। मान लो आपके पास M1, यस, बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, जो भी एक ओरिजिन लिया गया होगा वो x1 x2 x3 है। सो m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 और जितने भी है, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, तो mn xn डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 प्लस अप टू प्लस mn। सिमिलरली आप YCM लिखते हैं, अगर उसके पास y कोऑर्डिनेट भी है, मान लो 2 डायमेंशन बॉडी है तो उसके पास y कोऑर्डिनेट होगा, 1 डायमेंशनल बॉडी है तो आपके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? तो अगर 1D आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी आपके पास उसी एक्सिस पे आ जाएगा, और आपके पास 2D है तो दोनों आएंगे आपके XCM YCM। तो YCM आपके पास क्या आया था कल? सिंपल है, अब तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 ऐसे चलते जाएंगे, जितने भी पार्ट्स हैं, 2 है 3 है, जितने भी है, MN डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू MN। सिमिलरली अगर उसके पास Z कोऑर्डिनेट भी है तो आपके पास आप यहाँ पर Y1 Y2 इनकी जगह क्या रख दोगे? Z1 Z2 Z3 अप टू Z। फिर हम लोगों ने एक डिस्कशन और किया था कि मान लो आपके पास ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, ठीक है? इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप क्या कह रहे हो बेटा? आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, एक बार बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, मे बी नेटवर्क का कोई इशू होगा। सो एक पार्टिकल है, मैं थोड़ा तेज बोल देती हूँ वैसे, एक पार्टिकल है मास M1, एक M2, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो सपोज इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर आता है, इसके विद रिस्पेक्ट टू R1 डिस्टेंस पे और इसके विद रिस्पेक्ट टू R2 डिस्टेंस पे। तो हमने एक डेरिवेशन किया था कल, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2 होता है। किया था हम लोगों ने, जैसे R1 अगर आपको सेंटर ऑफ मास इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? सामने वाला मास इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय में सम इसके विद रिस्पेक्ट। तो ये आपके पास आया क्या है? ये M1 के विद रिस्पेक्ट टू R1 आया ना आपके पास। M1 के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ऐसे ही आप R2 लिखते हैं M1 इंटू R बाय में M1 प्लस M2। और अगर मैं R1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 को M2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, किस किस को मेरी आवाज ब्रेक होके सुन रही है? बोलिए जरा, एक बार हैंड रेज करो बेटा। मैम सही आ रही है। 2-3 स्टूडेंट्स को। अभी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसको डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं आप। डिस्क्रीट मासेस, अलग अलग मासेस अलग अलग पोजीशंस पे रखे हैं, तो XUM आप कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूले से निकालोगे। YCUM आप कोऑर्डिनेट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? Y कोऑर्डिनेट्स। ZCUM होता है तो Z कोऑर्डिनेट्स। तो हो सकता है किसी बॉडी में सिर्फ आपके पास X कोऑर्डिनेट है तो YCUM 0 ZCUM 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन और किया था कि 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R और उनके बीच में कोई ही उसका सेंटर ऑफ मास आएगा। ऑब्वियसली इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पर सेंटर ऑफ मास आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल एक और फॉर्मूला लिखा था कि अगर मुझे M1 के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर है, तो आप कैसे लिखते हैं? M2 सामने वाला मास मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू R1। और M2 के रिस्पेक्ट टू लिखते हैं तो आपके पास R2 क्या हो जाता है? सामने वाला मास इंटू R बाय में M1 प्लस में M2। तो आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं R1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 को
m2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम एक्सप्रेशन हो जाएंगे ना दोनों, यानी आप बोल सकते हो कि m1r1 इक्वल्स टू m2r2 है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कुछ क्वेश्चंस में आपको ना ऑरिजिन दिया होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऑरिजिन नहीं दिया होता, तो हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ऑरिजिन बहुत जरूरी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू आप आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो यही दो पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकती हूँ, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकती हूँ, तो सवाल में पूछा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोगों की कल वाले जो न्यूमेरिकल्स थे, जो होमवर्क क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन ये है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन फिगर। ये एक स्क्वायर पिरामिडल शेप है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको देखो नीचे दिख रहा है एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे एम 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 रखा हुआ है, 4 मासेस रखे। तो अगर आप सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से देखो तो क्या आप ये सारा मास यहाँ पर नहीं मान सकते सेंटर में? यहाँ मान सकते हैं ना, 4m यहाँ रखा है और एक मास यहाँ रखा है, मान सकते हैं। सो 4m के विद रिस्पेक्ट टू बताओ मुझे, विद रिस्पेक्ट टू 4m आपके पास सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 2 पार्टिकल सिस्टम हमने सॉल्व किया है ना, विद रिस्पेक्ट टू 4m सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है h, एक आपके पास मास m है, एक मास हो गया 4m, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है h। तो हम लोग क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ मास यहाँ पर? इसके सामने वाला मास मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय में टोटल मास 4m प्लस 5m। तो आंसर कितना आ गया? h बाय में 5। आई बात समझ में? 2 पार्टिकल सिस्टम कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को इजी कर देता है। दूसरा 4m कैसे आया? एक सेकंड बेटा, किसी के घर में पीछे शोर हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो, अपना माइक ऑफ रखो बेटा, सबको डांट मैम 4m कैसे आया? 4m कैसे आया? देखो आपके पास जो नीचे ये स्क्वायर है, ठीक है, आपने एक मास m यहाँ रख दिया, एक मास m यहाँ रख दिया, एक मास m यहाँ, एक मास m यहाँ, तो सिमेट्री के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड में होगा। यस मैम। मिड में होगा, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर आप जो आपका सिस्टम है या जो आपके पास बॉडी है उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो सिमेट्री के हिसाब से जब आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि 4m मास हो गया, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है? m रखा हुआ है एट h हाइट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो पहले हमने नीचे वाला सॉल्व कर लिया, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, मतलब यहाँ पर टोटल मास आ गया एक मास ऊपर रखा, 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया ना। जैसे इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व करते हैं? या तो किसी को ऑरिजिन मान लो, जैसे मान लो इसको मैंने ऑरिजिन मान लिया, ठीक है, और फिर मैं एक्सिस मानू, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और सारे जितने भी आपके पास मासेस है उनके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, फिर मैं एक्सीओएम निकालू, वाईसीओएम निकालू, जेडसीओएम निकालू, तो वो तो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो कई बार आप ऐसे देख सकते हो कि सिमेट्री के हिसाब से टोटल देखो कहाँ है, तो मासेस रिड्यूस हो जाएंगे 2 मासेस के अंदर, फिर आप एक के हिसाब से बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। आई बात समझ में? यस मैम। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले तो यही वाला पहले बताते हैं, एक पोल करेंगे, 2 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद एक पोल करेंगे, आप लोग निकालना फिर। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए जरा। इफ 6 kg मास इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, यस अनम बोलो बेटा। मैम जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन बताया था मैम, उसमें y के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने कल नहीं समझा था, इसलिए मैम आप बता दोगे? पीछे वाला कौन सा बेटा? यही वाला क्वेश्चन? यस मैम। अब देखो ये आपके पास जो निकल रहा है ना, एक्चुअली में अगर हम एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये आपका y एक्सिस पर ही निकल रहा है। जो आपके पास सेंटर ऑफ मास आया विद रिस्पेक्ट टू 4m, ये आपका y एक्सिस पर ही आया, मतलब ओरिजिन तो हमारी मर्जी है ना, हम कहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास मैं आपको कल का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका एक मास m हो गया, ये m हो गया, ये m हो गया, और इसकी तीनों साइड्स बराबर है। साइड क्या है? a, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके लिए अगर मुझे निकालना हो सेंटर ऑफ मास में, तो कैसे निकालती हूँ मैं? कोई एक तो ओरिजिन कंसीडर करूंगी, या फिर आपको सवाल में ओरिजिन दे रखा होगा, जैसे कल के सवाल में बोला गया था कि ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट पर रखना है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कितने पे हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो गया, आपके पास ये वाई एक्सिस हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? A0। ये पॉइंट हमने निकाला
कैसे निकाला? पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो पहला पॉइंट a/2 आता है और दूसरा पॉइंट क्या था? a/2√3। यस मैम। मतलब ये आप सॉल्व करोगे। ये सॉल्व कैसे करोगे आप? ये ट्रायंगल लेना, ये जो डिस्टेंस है ये a/2 होता है, ये डिस्टेंस है, तो इससे आपका परपेंडिकुलर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर जो आएगा वो y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a/2 होगा। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, उसके बाद बेटा आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। x वाले जो कोऑर्डिनेट है मासेस के, जैसे पहले मास का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, दूसरे का a, तीसरे का a/2, तो x1 x2 x3 तीन ही मासेस है, यहाँ तक आप पुट करोगे। m1 m2 m3 जो मासेस है उनसे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल मास नीचे रखोगे। YCM भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 और a/2√3, ये हम इस फॉर्म में पुट करेंगे। और हमें फिगर को देख के समझ में आ रहा है 2D फिगर है, इसके अंदर हमारे पास z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो ZCM हमको निकालना ही नहीं। आएगा समझ में? तो ये तो तरीका होता है। यहाँ पे देखो सुनो, अभी ये जो तरीका मैंने आपको बताया, जब आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं देन यू यूज दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। एक तो होता है तरीका ये, कुछ फिगर्स आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि आपके पास ये फिगर आपको दिखा रहा है कि आप इसमें एक ओरिजिन मान सकते हो। मान लो यही मैंने ओरिजिन मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको एक, कि ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो, चलो ये मान लो ये ओरिजिन है, तो ये आपके पास x एक्सिस होगा, ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस होगा और ये आपके पास z एक्सिस होगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। डिफिकल्ट? यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम और दूसरे तरीके से कैसे सिंप्लीफाइड वे में निकाल सकते हैं? जैसे मुझे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट एक पता है, सिमेट्री से भी आप सेंटर ऑफ मास कुछ शेप्स के निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है, नीचे स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे मासेस रखा है, तो सिमेट्री के हिसाब से वो सारा मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आप मान सकते हो। ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया नीचे वाली शेप का, कि यहाँ है भाई ये मेरा 4m और इसके जस्ट ऊपर h हाइट पर m रखा हुआ है। अब मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू 4m, तो 4m मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। 4m के विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हो, और आप जो हाइट निकाल आप इसको YCM बोल सकते हो, ठीक है। YCM ही तो हो गया ये आपके पास, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे एक्सियम YCM में भी नहीं, आपको विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मास आंसर बताना होता है। जैसे मैंने 4m के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है, वैसे ही आप m के विद रिस्पेक्ट टू निकालते तो आंसर क्या आता बेटा बताओ? 4m इंटू h बाय में 5m, ठीक है, ये आंसर हो जाता। तो ओरिजिन कहाँ आप कंसिडर करते हो, दैट मैटर्स, ठीक है। अब सवाल में दिया होता है, जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में आपको दे नहीं रखा, फिर मैंने आपको बोला कि विद रिस्पेक्ट टू 4m मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। कुछ सवालों में आपको ओरिजिन गिवन होता है, कुछ में नहीं होता है। क्लियर है? आगे चले, चलो यस मैम। अब ये सवाल करते हैं, देखो। If 6 kg is moved 2 meter towards right, ठीक है, then by what distance 2 kg has to be moved so that center of mass remains at initial position? सबसे पहली बात, अगर आप मास को शिफ्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास तो हिलेगा ना, जो हैवियर मास होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब आपको एक मास आपने शिफ्ट कर दिया 2 मीटर आगे, तो पूछ रहा है कि 2 kg मास को मैं किधर शिफ्ट करूं और कितना शिफ्ट करूं ताकि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। इस सवाल को करने के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, बहुत बार इस तरह के सवाल आते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 डायमेंशन में काम चल रहा है, राइट? ये जो भी है इसका एक ही डायमेंशन है, एक्स एक्सिस मान लो, जिसका सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि XCOM क्या होगा, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। तो ये x1 x2 आपने किसी के विद रिस्पेक्ट टू निकाला होगा ना, तो हम इसी को ओरिजिन मान लें, ये आपका 0 0 है, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू XCOM, मतलब मान लो यहाँ आपके पास सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, वो आपके पास क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय में m1 प्लस में m2, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो dxcom इक्वल्स टू m1 dx1 प्लस में m2 dx2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। ये तो कांस्टेंट है m1 और m2। यस बेटा बोलिए। मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। ओके, ध्यान से सुनो, अभी मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, मैंने बस सवाल आपको समझाया कि सवाल ये कि 6 kg को 2 मीटर आगे शिफ्ट करना है। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे ना, सेंटर ऑफ मास पहले जहां भी था 2 kg और 6 kg का,
वो भी शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा आपको पता है, हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप 6 kg को आगे लेके जा रहे हो, आपका सेंटर ऑफ मास आगे खिसक रहा है, तो आपको 2 kg वाले को पीछे रखना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा उसकी तरफ आ जाए, राइट। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि डायरेक्शन किधर जाएगी, ये बात समझ में आ रही है ना। अगर आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है, पहले ही सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट को आगे रखोगे तो हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ ही तो शिफ्ट होगा ना। तो अब क्या कर सकते हो, उसको वापस सेंटर ऑफ मास को उसी जगह लेके आना है, तो जो हल्का ऑब्जेक्ट था, जो छोटा ऑब्जेक्ट था, उसको थोड़ा पीछे खींच लो, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे किसका होगा, थोड़ा वहीं आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है। तो ये तो आपको कॉमन सेंस से समझाने की बात है कि भाई सेंटर ऑफ मास को लेके आना है तो 2 kg को आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। अब उसको मैथमेटिक्स से आप निकाल सकते हो। अब आपको पता है एक्सयूएम का फॉर्मूला ये होता है, आई हैव डिफरेंशिएटेड इट ऑन बोथ साइड्स। मासेस आपको पता है कांस्टेंट है, dx1 हो जाएगा, प्लस में m2 कांस्टेंट है, dx2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 कांस्टेंट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, बाहर 1 बाय में m1 प्लस m2 कांस्टेंट है, अब अंदर वाले का जब करोगे तो यही बनेगा m1 dx1 प्लस में m2 dx2, राइट। तो ये एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब ये dxcom dx1 dx2 क्या है, अगर आप कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मान लो पहले x1 थी, अब उस पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है, वो हो गया dx1। अब सेकंड ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो x2 था, उस पोजीशन में कितना चेंज हुआ, वो क्या हो गया dx2। xum उसका पहले सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था, उसमें कितना चेंज हुआ वो आपके पास क्या हो जाएगा, dxum। तो इन्होंने बोला है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बदलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या चीज जीरो होगी, जीरो चेंज नहीं होगा ना, चेंज नहीं होगा अगर आपके पास पोजीशन नहीं चेंज होगी सेंटर ऑफ मास की। तो क्या बोला, देखो सवाल ये है कि मास सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन, जहां था वहीं रहे। dxum का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जो चेंज हुआ है, चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये जीरो के साथ m1 प्लस m2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है m1 dx1 दिस इज इक्वल टू माइनस m2 dx2। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, आपने किसी की पोजीशन में चेंज किया था, मान लो ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी m1 और x1 जो आप या dx1 लिख रहे हो वो इसके लिए, और m2 dx2 इसके लिए लिख रहे हो। तो यहाँ से आप पुट करो जरा इसके अंदर, मास m1 क्या है मेरे पास 2 kg, चेंज इन पोजीशन इसके अंदर निकालना है, दिस इज इक्वल टू माइनस m2 कितना है 6 kg, चेंज इन पोजीशन कितना करा है 2 kg किया है, 2 मीटर किया है ना, तो ये आपने 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी dx1 क्या आ गया आपके पास -6 मीटर। अब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। dx1 चेंज जो हुआ है -6 मीटर पीछे की तरफ हुआ, यानी 2 kg को -6 मतलब 6 मीटर पीछे की तरफ आप रखोगे तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा। आई थोड़ी बहुत बात भेजे में घुसी? यस मैम। पक्का? अब आप लोग एक सवाल तो -6 मीटर रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, वही रहेगा। आपने खिसका दिया ना, dx1 क्या है, पहले उसका पोजीशन जो था वो x1 था, जो आपके पास मास है इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन मान लो वो x1 था। ठीक है, अब आपने क्या करा, जो 6 kg वाला है उसको शिफ्ट कर दिया तो अब सेंटर ऑफ मास को अगर वहीं रखना है तो 2 kg वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ दैट इज dx1 जो आपने निकाला है, तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है -6 मीटर, वो जहां भी था उससे 6 मीटर आपको पीछे रखना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा। अभी समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे d से मल्टीप्लाई क्यों करा है? डिफरेंशिएट किया बेटा मैंने बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन में मतलब क्या, आपको क्या मिल जाएगा, चेंज, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया है, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन है ये। इसकी पोजीशन में चेंज दैट इज इक्वल टू m1, इसकी पोजीशन में चेंज प्लस में m2, इसकी पोजीशन में चेंज। डिफरेंशिएशन क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना, चेंज होना। अब जैसे नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद ट्राई करो। अब यहाँ पर देखो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है, हो सकता है वो चाह रहे हैं उनके इमोशंस को इस तरीके से करना कि सेंटर ऑफ मास को 2 मीटर आगे शिफ्ट करना है, पीछे से शिफ्ट करना है या वहीं रखना है, इस तरह के सवाल बनते हैं। जैसे ये वाला जो सवाल है, इफ 6 kg इज मूव टुवर्ड्स राइट बाय हाउ मच 2 kg शुड बी मूव्ड सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स 3 मीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो आपको फॉर्मूला कौन सा उठाना जो मैंने अभी डिराइव किया था, dx1 क्या हुआ, m1 dx1 प्लस में m2, यस बेटा
मैम ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ये मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ। मैंने बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा है। ये देखिए, पहले आप दो पार्टिकल सिस्टम है ना आपके पास, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए आप एक्सियोम कैसे लिखोगे? मास उसका जो पहले वाले का मास है और उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस में दूसरे वाले का मास और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 बाय में m1 प्लस में m2, ऐसे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। यस मैम। अभी ओरिजिन की चिंता करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन x का क्या होगा? dx। आगे मैंने CUM लिख दिया। यस मैम। अब यहाँ पर करोगे तो आपको पता है m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट, आप इसको बाहर रख सकते हो। m1 प्लस m1 x1 का क्या? m1 कांस्टेंट है, x1 का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx। x1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dx1 प्लस में m2 x2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx2। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, सीधा m1 प्लस m2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हटा के। ओके क्योंकि मैम। एक्सप्रेशन अब इसमें आपको कभी भी शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन आए तो आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, और याद रखो राइट हैंड साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन अगर आए। अब इसमें सॉल्व करके देखो, जो जो चीजें आपको डेटा गिवन है एक बार पुट करो, सॉल्व करो। माही आई आज तो क्लास में? कल नहीं आए थे ना बेटा? नैन्सी भी नहीं आई थी। रिंकी, रुश्ता, यश, योगिता, जुबैर, आज तो सभी बच्चे आए हैं। आंसर बताओ कितना आएगा? चलो पहले कॉमन सेंस से बताओ किधर शिफ्ट होगा? 2 kg को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? मैम पीछे की तरफ। आगे ही करना पड़ेगा। पहली जो उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है उससे आप उसको आगे लेके जा रहे हो, तो थोड़ा आगे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी आपको इसमें मतलब ये सोचने की भी जरूरत नहीं, आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करके भी आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस साइन से आप समझ जाओगे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। दीक्षा, दिशा, अंकिता बेटा सॉल्व कर रहे हो? मैम 1 1 नो, 1 कैसे है? आप देखो सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, इफ 6 kg इज मूव टूवर्ड्स राइट, इसको राइट में मूव किया है, ठीक है, बाय हाउ मच 2 kg शुड बी मूव्ड सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स 3 मीटर टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो मास m1 कितना है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो मास m1 क्या है 2, इसको ही शिफ्ट करना है तो नहीं पता अभी कितना शिफ्ट करना है, प्लस में m2 कितना है 6, इसको कितना शिफ्ट किया है 6 kg towards right, by how much 2 kg should be moved so that center of mass shifts 3 meter towards right from initial position. Let me see, आपका क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है। 2 मीटर टूवर्ड्स राइट आया, आपने निकाला कैसे आंसर? 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, इसको 2 मीटर राइट में आपको शिफ्ट करना है, 2 मीटर में शिफ्ट किया आपने, और आपको सेंटर ऑफ मास किधर चाहिए 3 मीटर आगे चाहिए है। सो यहाँ पर आपने dx2 क्या रखना पड़ेगा 2, क्योंकि आगे की राइट हैंड साइड में आप उसको शिफ्ट कर रहे हो तो हम पॉजिटिव साइन के साथ ही रख रहे हैं कि जो चेंज है हमारे पास पॉजिटिव है। अब डिवाइडेड बाय में मास m1 2 प्लस में मास m2 6, दिस इज इक्वल टू dxcum। dxcum की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है 3, और राइट में ही है तो हम पॉजिटिव रख देते हैं 3। सो ये आपके पास अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24, दिस इज इक्वल टू 2dx1 प्लस में 12, यानी कि 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 2dx1। dx1 कितना 6 मीटर, यानी आपको उसको
राइट साइड में 6 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर राइट साइड में इनिशियल पोजीशन से आगे शिफ्ट हो जाए। आई बात समझ में? यस मैम। पक्का? Yes, पक्का ma'am. पक्का? चले आगे फिर। चलो कुछ बच्चों ने निकाला भी है। 3 मीटर आगे बढ़े हैं तभी आपके पास dx1 6 मीटर आगे बढ़ाना पड़ा है। हर्षित आया समझ में? जब हमने 6 केजी को 2 मीटर आगे किया तो सेंटर ऑफ मास 3 मीटर आगे शिफ्ट होना चाहिए, तो 2 केजी को कितना आगे आप शिफ्ट करोगे? 6 मीटर। नहीं, उन्होंने जब 2 मीटर शिफ्ट किया है, जब 2 मीटर आपने 6 केजी को शिफ्ट किया है, तब सेंटर ऑफ मास 3 मीटर शिफ्ट होना चाहिए। वही हमने पुट किया कि वो कितना शिफ्ट हुआ है? 3 जब वो शिफ्ट हुआ है सेंटर ऑफ मास, तो 2 केजी कितना शिफ्ट हुआ है? वो आएगा 6 आपके पास। 3 मीटर से आगे 6 नहीं जा रहे, इनिशियल पोजीशन से 3 मीटर आगे लेके जा रहे हो। ओके ओके अंजलि। हर्षित समझ में आया बेटा? सवाल देखो, सवाल क्या है, क्या पूछा है? 2 केजी को आप कितना शिफ्ट करोगे? दोबारा से रिपीट करो। सवाल ये था कि 6 केजी को 2 मीटर अगर हम आगे शिफ्ट करें तो 2 केजी को कितना आगे शिफ्ट करोगे कि आपके पास सेंटर ऑफ मास 3 मीटर आगे खिसक जाए। ठीक है, तो ये डेटा आपने पुट किया है कि आपने सेंटर ऑफ मास कितना आगे लिया है? 3 मीटर लिया है। 6 केजी को 2 मीटर लिया है, तो 2 केजी को कितना आगे लेके जाना पड़ेगा? हर्षित समझ में आ गया बेटा? एक बार बताओ। मैम वो आगे किसका ना, अच्छा समझ गए। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास के बने। क्लियर है? ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स राइट 3 मीटर, ये चीज गिवन है। ये चीज पुट करी तब dx1 कितना चेंज हुआ है वो आया हमारे पास। कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक पोल क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, और आप वो सॉल्व करेंगे। आप लोगों के वोट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। लॉन्च किया, देखो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसी में से है, फिर हम इसी स्लाइड पे इसको सॉल्व करेंगे। एवरीवन ट्राई इट। 2 particles of masses 1 kg and 2 kg। मैम स्क्रीन ब्लैंक है। यस स्क्रीन मैम। ब्लैंक का पोल देखो, पोल आया होगा आप लोगों का। पोल पे जाओ, एक्टिविटीज पे जाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उससे पहले ओके। पोल है, जनरेट किया मैंने, वो आप सॉल्व करेंगे। 2 particles of masses 1 kg and 2 kg are located at x equals to 0 and x equals to 3 मीटर। यानी पहला जो मास है वो कौन सी पोजीशन पे? x equals to 0 पे है, एंड सेकंड मास x equals to 3 मीटर पे है। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। उनके सेंटर ऑफ मास का आपको पोजीशन निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है x equals to 0, x is equal to 3। पहली बात तो एक ही डायमेंशन की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास भी x पे ही लाई करेगा। सबसे पहले तो ये बात है। यस मैम। ठीक है, कुछ बच्चों के वोट्स आए हैं ऑप्शन नंबर 2, कुछ के आए हैं 3। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। 44 स्टूडेंट्स हैं। जब तक सबके वोट नहीं आएंगे ना, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। सॉल्व कीजिए इसको। हो गया, आकाश का हो गया है। x इक्वल्स टू 2 मीटर। वेरी गुड। मैम मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। यस मैम, हमारा भी हो गया। ओके चलो मैं फटाफट बता देती हूँ फिर इसका आंसर भी। जो आंसर आपके पास मैम मेरा भी हो गया। x इक्वल्स टू 2, कितने बच्चों का करेक्ट है? वेरी गुड। मैम तो यहाँ मेरा पर आप सीधा निकाल सकते हैं। जैसे आपका पहला जो मास है वो 1 केजी मास है। 1 केजी वो कितने पे रखा है? x इक्वल्स टू 0 पर। और 2 केजी मास किस पे रखा है बेटा? x इक्वल्स टू 3। तो आप इसको सीधा कर सकते थे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर हो गया ना। तो आप क्या लगा सकते हो? m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का, यहां से ये r1 होता है, यहां से ये r2 होता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे सॉल्व करके देखो, आ रहा है आपका? जैसे इसको कैसे करोगे आप? r1 को x मान लो। इसको अगर मुझे इस तरीके से सॉल्व करना, आपको टोटल डिस्टेंस पता है ना दोनों के बीच में। मुझे पता है आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया होगा, बट ऐसे भी सीखो। जैसे ये x मान लो r1,
और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर Yes, अगर इसमें ma'am. पुट करूंगी मैं तो m1 कितना है 1 इंटू में x की r1 के आपके पास x, m2 कितना है बेटा m2 2 r2 कितना है 2 3 kg माइनस 3 x, x 3 minus x x इक्वल्स टू minus 6 माइनस में 2x, यानी कि 3x इक्वल्स टू 6 यानी x इक्वल्स टू 2। तो ये भी तरीका है, बाकी आप लोगों ने ऐसे किया होगा x cube इक्वल्स टू m1 x1 प्लस में m2 x2 बाय में m1 ma'am. प्लस में m2। Yes, तो आप क्या ma'am. कर सकते हो, इसको आप ओरिजिन मानेंगे इस पर्टिकुलर केस में फिर, Yes, ठीक ma'am. है। तो ये आपका पोल क्वेश्चन है। आगे चले फिर, yes चलिए Yes, फिर आप ma'am. करते हैं। हाँ ये भी ठीक है बेटा हर्षित, दोनों से कर सकते हो। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अभी देखो आप लोगों ने जो करा है वो डिस्क्रीट मासेस थे, मासेस अलग अलग पोजीशंस पे रखे थे और फिर उसका आप एक फॉर्मूले के थ्रू सेंटर ऑफ मास वगैरह निकाल रहे हो। सिमेट्री होती है तो सिमेट्री से आप सीधा भी बता सकते हो भाई यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक रोड बनाती हूँ, ठीक है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मतलब ये पैरेलल लाइंस है, आपको दिख नहीं रही है, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। तो ये आपके पास ऐसे पैरेलल है, एक जैसा है सारा रोड, सेंटर ऑफ मास का मिड में होगा यहाँ, Mid में होगा. सिमेट्री के हिसाब से Ma'am. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। मतलब ये ऐसे स्केल है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं एक पोजीशन पे या दो पोजीशन पे या तीन पोजीशन पे मास नहीं रखा है, मास टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया L/2 पर हो गया। अगर मान लो आपके पास डिस्क है, ठीक है, दिस इज डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, सिमेट्री के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका बताओ किधर होगा, ये आपके पास ऐसे एक रिंग है, ठीक है, एक छोटी सी पतली सी रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब सिमेट्री से नहीं समझ में आ रहा, सिमेट्री से ये तो समझ में आ रहा, अगर मैं इसको आधे में काटूं ऐसे तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, लेकिन कितना पोजीशन पे लाई करेगा ये तो नहीं पता, नहीं पता ना। तो सिमेट्री हर जगह काम नहीं आती, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हर जगह आपके पास मास जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। yes ma'am Yes, ma'am. इसका सेंटर ऑफ मास ये समझ में आता है, एक सिमेट्री से तो मुझे समझ में आ गया, अगर मैं इसको काटूं यहाँ पर सिमेट्री है कि भाई इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, बट सेंटर से कितना ऊपर लाई करेगा वो आप रिजल्ट्स जो है वो याद रखेंगे। सेंटर से ये 2r/π, 2r/ में पाई, इतने डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आर क्या है इसका, रेडियस ऑफ द रिंग है। ये हम डिराइव करेंगे आज, ये हमारा टारगेट है, ये हम आज डिराइव करने वाले हैं कि कैसे निकालना है। अब जैसे एक और मैं आपको जो हम करेंगे शेप आज डिस्कस, अगर टाइम रहता है तो, ये आपके पास अगर डिस्क है ऐसे सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है एग्जैक्ट ऐसे पूरी डिस्क है ये ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, Ma'am, symmetry के हिसाब से तो बीच में. सिमेट्री के हिसाब से आप ये तो बता सकते हो कि इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, बट Yes, कहाँ लाई। ma'am. अब ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पिछले केस से अलग हो गया ना, वहां अलग अलग पोजीशन पे मास रखे थे। अब इसकी पोजीशन वेक्टर्स निकालना या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो तरीका यूज करेंगे वो इंटीग्रेशन का तरीका यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो रिजल्ट आपको याद रखना है, वो आएगा सेंटर से कितना ऊपर आएगा, ये मान लो रेडियस आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास आएगा आपके पास यहाँ पर, ये आएगा आपके पास 4r/ में 3π, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। तो सीखना जरूरी है कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कई बार जो है शेप जो है जरूरी नहीं है कि रिंग ही आ जाए, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ऐसे बार ही आएगा जो आपको सीधा समझ में आ रहा है, या इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं आप याद भी कर सकते हो, जैसे 2r/π 4r/3π, तो आप कहोगे मैम डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कई बार आपको ऐसी शेप्स दे देंगे जिसमें आपको निकालना अगर आता नहीं है तो निकाल नहीं पाओगे फिर, ठीक है। कुछ चीजें जो है लर्न तो करनी ही करनी है, बट उसको तरीका सीखना है कि अगर उसके अलावा कोई शेप आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेजर शेप्स तो हम सॉल्व करेंगे ही, अगला जो लेक्चर उसमें भी कुछ हम शेप्स के बारे में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। आज जो है हमारा रिंग और डिस्क,
इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब आगे आ जाओ। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो कि आपके नीट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड निकालिए। अभी आपने देख लिया, आंसर तो आपको पता है कितना होता है, बताओ। अगर इसका जो लेंथ है वो L है तो इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास? L/2। ये वन डायमेंशनल बॉडी है, आपको दिख रही है, एक डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, इसको आप ओरिजिन मान लो, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये पोजीशन जो है आपकी मान लो 0 0 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर अब कैसे करेंगे, आपको समझ में आ रही है एक बात कि भाई ठीक है, ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपका दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, इसी के ऊपर कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये L/2 आपने लिया तो जहां पर आपके पास ये बैलेंस हो रहा है वही आपके पास यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है। सो लाई तो इसी के ऊपर कर रहा है। तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 अप टू सो ऑन mn xn, ये किया था, डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 प्लस में m3 प्लस में अप टू mn। तो यहाँ पर m1 m2 कहाँ है मेरे पास? अगर मैं इसको तोड़ू छोटे छोटे मासेस के अंदर, मान लो मैंने एक छोटा सा मास तोड़ लिया, ये मैंने एक छोटा सा मास तोड़ लिया, dm मास ऑफ dx लेंथ। ठीक है, dm मास ऑफ dx लेंथ, dx लेंथ, छोटा सा मास, ये आपको इतना बड़ा दिखा रखा है, बहुत छोटा सा मास है। तो इसके लिए आप अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 डिस्टेंस पे होगा सपोज। ऐसे ही आप दूसरा मास ले सकते हो, मान लो मैंने सेकंड मास ले लिया, ये वाला मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया, सेकंड मास ये है, तो ये कितना, ये भी dm मास ही है और dx लेंथ का ही है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस कंसीडर कर सकते हो, dm 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 करके, जिनको जोड़ के आपके पास टोटल मास बन रहा है। मतलब आप इमेजिन करो कि सारा का सारा dm 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 मासेस से बना हुआ है और ये हर एक dm मास का आप विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन कोऑर्डिनेट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कितने dm होंगे जरा सोचो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dm हो जाएंगे ना, बहुत छोटे मासेस है, कितने मासेस है, बहुत छोटे मासेस है। तो इस तरीके को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे XCOM, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास m dm, पहला मास है जैसे dm, कुछ लिख के दिखा देती हूँ मैं, फिर उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो dm इसका मान लो x1 है, अगला जो dm था उसका कोऑर्डिनेट x2 है सपोज, अगला जो dm था उसका कोऑर्डिनेट x3 है, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय में dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, ऐसे ही करोगे अप टू जितने भी आपके पास आपने एलिमेंट्स तोड़े हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके को लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन dm x डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm x क्या है, ये जो आपने टर्म लिया है dm x1 dm x2, यानी x की अलग अलग वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपके पास इसको ओपन करोगे तो यही एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर आप जैसे x कहाँ से कहाँ आपको इंटीग्रेट करना है, तो मेरा 0 से इसका टोटल जो लेंथ है वो l है, तो जितने भी मासेस है वो 0 से l के बीच में आ जाएंगे ना, 0 से l तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो ये है तरीका निकालने का। सिमिलरली आप अगर मान लो 2 डायमेंशन बॉडी होती, इसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो XUM निकाला, वैसे ही आपके पास YCUM निकलेगा, YCUM भी आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dm। लिमिट्स पुट करेंगे कहां से कहां तक आप वो एलिमेंट्स ले रहे हो। सिमिलरली आप ZCUM लिखोगे, ZCUM अगर z कोऑर्डिनेट भी है सपोज, तो z dm डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करके इसी रोड का निकालेंगे जो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, L/2 देखो कैसे आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं अब आगे, इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dm, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां है dm के, पहला मान लो आपके पास पोजीशन वेक्टर है 0 पे, ठीक है, अगला आपके पास 0 से नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, यानी 0 से l तक आप सारे ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से l हमने लिमिट पुट कर दिया। अब dm चाहिए मुझे, देखो x का इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू dx कर सकते हो, x तो आपके पास वेरिएबल हो ही गया ना, वो अलग अलग पोजीशन है dm की, dm आपके पास फिर भी कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है कि dm मास को dm होगा,
ठीक है। तो लेकिन x वेरिएबल है, x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, तो dx आप कैसे लेके आओगे, तो एक नई टर्म से मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ, वो आपके पास होती है लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी, ये क्या होता है आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, जो इसका टोटल मास है ना रोड का m, बाय में उसका जो लेंथ है, यानी यूनिट लेंथ का कितना मास है। तो अभी देखो dm जो मास था मेरे पास, dm का कितना लेंथ था, dx लिया था ना मैंने। अगर आपके पास यूनिट लेंथ का जो मास है वो लैम्डा है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, दोबारा इसको दोबारा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए, दोबारा देखिए, मास पर यूनिट लेंथ, यानी जो रोड है आपके पास, ये जो रोड आपने बनाई हुई थी, इसका एक यूनिट लेंथ अगर आप लेते हो, जैसे अगर मैं SI यूनिट में पुट करूं, मास आपके पास जो है kg में है और लेंथ आपके पास मीटर है, तो मान लो 100 kg और नीचे मेरे पास है कितना, 20 मीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 kg इसका मास है रोड का, बाय में 20 मीटर का लेंथ है। तो आप क्या बताओगे, पर यूनिट लेंथ कितना मास है, 0 से 0 कटेगा, 5 kg पर मीटर। 1 मीटर में कितना मास है, और मैं आपसे पूछूं कि dx मीटर का बताओ कितना मास होगा, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे ना इस टर्म से, लैम्डा से, ठीक है। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, और मैंने जो dm मास लिया है वो dx लेंथ का लिया है। मेरे पास जो dm मास है वो कितनी लेंथ का बेटा, dx लेंथ का है। dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा dx। लैम्डा dx, dm क्या है आपके पास, लैम्डा dx। आई बात समझ में। अब इसको बस पुट करना है यहाँ पर, 0 से l x लैम्डा dx। अब लैम्डा जो है देखो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर ले सकते हो। मास पर यूनिट लेंथ तो हर जगह सेम रहेगा ना, रहेगा या नहीं रहेगा। आपका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जरूरी नहीं है हर बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, तो वहां पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो लैम्डा वहां कांस्टेंट नहीं होता, बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि पर यूनिट लेंथ कहीं पर भी निकालो सेम आएगा। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा नीचे आपके पास, नीचे वाला टर्म तो हमने लिखा ही नहीं, वो भी लिख देते हैं यहीं पर। क्या आएगा आपके पास नीचे, इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो m हो जाएगा, dm 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 सारे जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, टोटल मास रोड का। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय m, तो ये बाहर रह गया, इंटीग्रेशन 0 से l x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x square by 2 x स्क्वायर बाय में 2, x स्क्वायर बाय 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, लैम्डा बाय m, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, l स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो एक ही आएगी, अपर लिमिट ही आएगी। अब Yes, ma'am. इसको आप ओपन कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या है, कैपिटल M बाई L, तो इसको ओपन कर लीजिए, M बाई L, नीचे एक M है, ऊपर L स्क्वायर बाई 2, M से M कटा, L से L कटा, आंसर आ गया ना वही, L बाई में 2। निकालना समझ में आया कि कैसे डी का मास लेना है, कंफ्यूजन है कहाँ कंफ्यूजन है बताओ। मैम, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इंटीग्रेशन से ही कंफ्यूजन हो गया, बहुत लेट पूछे बेटा। देखो आपने एक तरीका सीखा पहले कल के लेक्चर में कि मान लो एक मास m1, एक m2, एक m3, m4, m5, एक ओरिजिन है, ओरिजिन से फिर हर मास का हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये तो सीखा है ना कल। अब मेरे पास क्या है कि मेरे जो ये मासेस हैं, ये मेरे को एक टोटल मास दे दिया कैपिटल M, ठीक है। अब इस बॉडी का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कल के फॉर्मूले में मुझे कुछ चेंज करना पड़ा। पहली बात तो ये कि अब मेरे पास क्या है कि अलग अलग मासेस नहीं रखे हुए, अब उसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जैसा एक समान, बिल्कुल आपके पास स्केल की तरह, बिल्कुल हर जगह किसी भी जगह देखोगे एक जैसा है, कहीं थिक नहीं है, कहीं थिन नहीं है, एक जैसा थिकनेस है,
ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो छोटा सा मैंने एक मास कंसिडर कर लिया। मान लो पहला जो मैंने मास कंसिडर किया छोटा सा डीएम मास है, वो कितनी दूरी पर है ओरिजिन से वो देख दिया x1। अगला छोटा सा डीएम मैंने मास कंसिडर किया वो x2, अगला छोटा सा डीएम मैंने मास किया वो x3 पे। सो ऐसे सारा का सारा मास जो है मैंने तोड़ दिया डीएम 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 के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएम्स हो गए। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं ना कि डीएम एक्चुअली कितना छोटा स्ट्रिप है, वो दिखाने के लिए आपको इतना चौड़ा दिखा रखा है, वो छोटा सा है, पतला सा, ठीक है। सो यहाँ पर कितना भी आप नंबर ऑफ डीएम एलिमेंट ले सकते हो, तो डिपेंड करता है आप कितना पतला उसका स्ट्रिप रख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है dmx1 प्लस dmx2 प्लस dmx3 प्लस dmx4 एंड अप टू dmxn। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इन टर्म्स को आप जोड़ रहे हो ना, जोड़ने के तरीकों को हम इंटीग्रेशन से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, देखो x1 x2 x3 x4 ये चीज वेरी कर रही है, वो मैंने ले लिया x जनरल फॉर्म में कि उसमें आप अलग अलग वैल्यू पुट करो जब, तो सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी, और एक टर्म कॉमन है वो मैंने डीएम लिख दिया। अब इंटीग्रेशन आप ले रहे हो 0 से n, तो इसमें जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाओगे, इसको खोलोगे, जैसे पहली लिमिट पुट करते हैं 0 और फाइनल लिमिट पुट करते हैं, तो इसमें जो है x सारा कवर कर देगा l, इसमें x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा, x3 x4 सारे आ जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है dm प्लस dm प्लस dm, ये तो एक ही सिंगल टर्म है, इसको मैंने इंटीग्रेशन dm कर दिया। ये आपके पास एक्चुअली टोटल मास ही हो रहा है, रोड का टोटल मास बन रहा है। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिमिट्स देखनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर इस एक सारे एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, बस ये जो है आपको समझ में आ रहा है x1 x2 x3 ये वेरिएबल है, लेंथ जो है, जो डिस्टेंस आपका ओरिजिन से वो वेरिएबल है, तो उसको मैंने एक जनरल वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया x। अब x पे x1 पुट करो, x2 पुट करो, x3 पुट करो, तो आपके पास सारी यही बन जाती है, ठीक है। तो वो हमारे इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, जब हम लिमिट्स लगाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको x को वेरी कराना है, तो ये सारे x1 x2 x3 आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन 0 0 से लास्ट एंड पॉइंट जो है वो क्या है, l, लेंथ कितना है बार का, l, तो वहां पर आपके पास ये सारे x1 x2 x3 सब आ जाएंगे। अब इसके अंदर बस मुझे क्या करना था, अभी मुझे ये समझ में आता है भाई इंटीग्रेशन जो होता है ना, जो आपके पास वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन उसी के dx, जैसे x है तो dx के साथ, y होता है तो dy के साथ, साइन थीटा होता है तो d थीटा के साथ, ऐसे इंटीग्रेशन होता है। तो मुझे dm को चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा लैम्डा। लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ। तो मैंने जो छोटा सा dm माना था उसका थिकनेस था dx, पर यूनिट लेंथ आपको पता है तो dx थिकनेस का मास बता सकते हो ना, लैम्डा को बस dx से मल्टीप्लाई करना है, तो dm का मास आता है, वो आपने यहाँ पुट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, लैम्डा की आखिरी में वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो आपके पास आंसर l/2 आ गया। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, जैसे हमारे पास यहाँ कांस्टेंट था बाहर आ गया, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा। अब कैसे, देखो, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रोड ऑफ लेंथ l is lambda equals to 2x, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। तो मैं आपको रोड बना के देती हूँ, देखो ये आपके पास रोड है, एक बार आप ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास ओरिजिन है, ये 0 0 पे रखा है, ओके। सो इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रोड ऑफ लेंथ l, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितना है l, अब मास नहीं दे रखा आपको रोड का, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, और ये आपका नीट का ही सवाल है। देखो यहां पर आपको दे रखा है क्या, लैम्डा इक्वल्स टू 2x है। अभी मुझे बात बताओ, इसमें क्या निकाले, एक्सियम, वाईसियम, जेडसियम, क्या निकाले? वन डायमेंशन बॉडी है, एक्सियम ही निकालेंगे। यस मैम। एक्सियम का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, क्या था, x dm by upon में इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब आपको इसमें पुट करना, अब इसमें आपको क्या चाहिए, dm चाहिए। पहली बात तो dm नहीं पता ना हमको, कैसे निकालें dm। अब यहाँ पर ऐसे भी नहीं लिख सकते आप कि भाई dm का थिकनेस dx है, लिख सकते हो, उससे भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखो क्या करोगे आप, ऐसे स्ट्रिप्स करोगे, छोटी 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 स्ट्रिप से बना हुआ है। यस मैम। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू 2x है, यानी मास पर यूनिट लेंथ पोजीशन जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं अगर इस बार को 4 हिस्सों में बांटू, मान लो पहला जो पोजीशन है, मान लो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया, ये मान लो 4 हो गया। तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ
अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो कितना है 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 6, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 8। सो आप देख रहे हो पर यूनिट लेंथ मास बढ़ता जा रहा है ना, यानी पहले थोड़ा Yes, दूर ma'am. दूर आपका मास होगा, फिर धीरे 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 ये पास आता जा रहा है और फिर आप इसको बिल्कुल लास्ट तक तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक हो गया, मतलब बहुत क्लोज सारे मासेस होंगे। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लैम्डा बाहर कांस्टेंट लेके बाहर ले लिया था, जब आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप लैम्डा को कांस्टेंट रख के बाहर ले सकते हो। अब यहाँ पर आप बाहर नहीं ले सकते, वो कांस्टेंट नहीं, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो डीएम को आप क्या लिखेंगे, जैसे ये कोई भी एक हमने मास ले लिया, मान लो कोई भी कि हमने एलिमेंट ले लिया डीएम, ये मान लो मैंने डीएम एलिमेंट ले लिया एंड इज एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। सो ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डीएम मास किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू में डीएक्स, लिखे तो यही गई लैम्डा इंटू में डीएक्स। Yes, ma'am. भाई पर यूनिट लेंथ का आपको पता है, डीएक्स लेंथ का कितना होगा, ये डीएम मास का जो लेंथ है मान लो ये डीएक्स है, इसका कितना होगा लैम्डा इंटू डीएक्स। अब डीएम की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम एक बार, इज इक्वल टू एक्स लैम्डा डीएक्स बाय में इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर बी डीएम का इंटीग्रेशन आप सीधा एम नहीं कर सकते, क्योंकि जो डीएम आपके पास है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज पुट करनी पड़ेगी, लैम्डा इंटू में डीएक्स। अब यहाँ पर आप देखो लैम्डा को आप बाहर नहीं लेके जा सकते, इट इज नॉट कांस्टेंट, और ऊपर नीचे इंटीग्रेशन में कटता नहीं है। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है हमको, ये आपके पास आएगी एक्स इंटू में 2x इंटू में dx बाय में इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में dx। इसको अब सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx बाय में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अच्छा लिमिट्स कहाँ से कहाँ है आपके पास, 0 से l, Yes, ma'am. 0 से l, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया है 0 से l 2x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ये कटेगा नहीं है, याद रखो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर लेके आप काट सकते हो, जैसे 2 से 2 काट सकते हो, ये 2 से 2 काट सकते हो, दिस इज कांस्टेंट, अदरवाइज कोई चीज नहीं कटेगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 0 से, ऊपर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x क्यूब बाय में 3 0 से n, नीचे आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर बाय में 2 0 से n। सो इफ यू विल पुट द लिमिट्स तो आपके पास l क्यूब बाय 3, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस जो आप लिमिट कर रहे हो वो 0 बन जाएगा ना टोटल। अब डिवाइडेड बाय के नीचे क्या आएगा l स्क्वायर बाय में 2, 0 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन रहा है बेटा 2l/3 बन रहा है ना। ये आपका सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो आपने लिया था। आई बात समझ में? यस मैम। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार हैंड रेज करो, दोबारा बताते हो फिर। हाँ जी, तो बताओ कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, हर्षद, श्रेया, महक, बताओ कहाँ से दिक्कत आई ना। देखो ये तो समझ में आ गया, जो हमने एक्सप्रेशन जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट मासेस के लिए लिखा, फिर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ये तो समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पर मुझे डीएम लिखना था, क्योंकि मैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डीएम नहीं सॉल्व कर सकती, तो डीएम को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो डीएम को मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा डीएक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। लैम्डा डीएक्स मैंने कैसे रखा, मान लो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ क्या है बेटा, वो लैम्डा है। हमारे डीएम मास का कितना लेंथ है, डीएक्स है ना, तो डीएक्स लेंथ का क्या हो जाएगा, डीएम मास, जो मेरे पास मास डीएम है वो कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा ना। Yes, ma'am. पर यूनिट लेंथ लेम्डा है, हमारे डीएम का कितना थिकनेस है, डीएक्स है, तो डीएक्स का कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू में डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डीएम को मैंने लैम्डा डीएक्स पुट कर दिया, लैम्डा जो मुझे गिवन था वो इक्वल्स टू 2x गिवन था, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया,
मैं यहाँ पर लैम्डा को बाहर कांस्टेंट की तरह नहीं लेके जा सकती, क्योंकि लैम्डा के अंदर एक वेरिएबल है ऑलरेडी, लैम्डा वेरिएबल हो गया। इसका मतलब जो एक्स है वो वेरिएबल है ना, अलग अलग पोजीशंस है। यस मैम। आप लिमिट एक्स को ही तो इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और आपके लैम्डा में भी एक एक्स का टर्म है, तो आप लैम्डा बाहर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आप लैम्डा को ऐसे नहीं लिख सकते, लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इसका पर यूनिट लेंथ जो मास है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। कहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आपको लैम्डा का जो वैल्यू दे रखा है वो आप यहाँ रखेंगे, जो वेरिएबल्स है वो सारे मर्ज हो जाएंगे, 2x² dx। नीचे आपके पास dm को भी मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है। dm का जो मैं इंटीग्रेशन ले रही हूँ, जैसे फर्स्ट dm जो है, सेकंड dm, थर्ड dm, वो dm जो मासेस है वो आपके पास यहाँ से देखो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लैम्डा आपके पास वेरिएबल है, तो आप सीधा इंटीग्रेशन dm को क्या नहीं लिख सकते, m नहीं लिख सकते। आप ये देखो ना, आप जो dm एलिमेंट ले रहे हो तो सबका जो थिकनेस अगर आप सेम रख रहे हो, dx थिकनेस अगर आप सेम रख रहे हो, तो सबके अंदर मासेस जो है वो अलग अलग बन रहे हैं, यस मैम। ठीक है। तो आप ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पर आपको 2x dx पुट करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। आपने इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से l तक। मेरी जो लेंथ है वो टोटल वो तो l ही है ना, 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे, बस उसके बाद वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब भी किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका शॉर्ट वे यही है, इसका शॉर्ट वे अभी तो यही है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और आपको मिलेंगे, अभी तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब भी आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके तो आपको आंसर्स याद भी हो जाएंगे, जैसे मेरे पास ये वाला केस था, ठीक है, इसका तो आपको पता है, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है फिर उसको आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे जब भी हमने वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन करे, फ्रिक्शन जब एक्स पे डिपेंड कर जाए तो वहां पर भी हमने इंटीग्रेशन लेके सॉल्व किया था ना। तो जहां वेरिएबल वाला पार्ट आता है वहां पर फिर हमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा बेटा। अब आप इसमें ना ये फॉर्मूले याद रखो, जैसे एक्सयूएम है, वाईसीयूएम, जेडसीयूएम है, इसमें फिर आपको जो एलिमेंट लेना होता है ना डीएम, इसको पुट करना होता है। जैसे लीनियर मास डेंसिटी 1 डायमेंशन की बात है तो लैम्डा डीएक्स पुट करते हैं। 2 डायमेंशन का अब हम कल करेंगे फिर। जैसे 1 डायमेंशन के लिए आपको क्या पुट करना है, लैम्डा डीएक्स। अब लैम्डा चाहे आपके पास, अगर मान लो आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि लैम्डा किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसको खोल लो वहीं के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर ही, फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो। क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, m/l ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पर यूनिट लेंथ मास सेम नहीं है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कहां पर आपका एलिमेंट है। अभी क्लियर है? अब जिसको क्लियर नहीं है बताओ। यस मैम। चलो ठीक है। सो वैसे मुझे अब कराना था सेमी सर्कुलर वायर और डिस्क। करना है सेमी सर्कुलर वायर, करा दूं? मैम कल कराते थे। कल करा हम दूं। कल करेंगे। ठीक है, ये Yes, हम ma'am. आज डिस्कस करेंगे। आप लोग अब क्या करोगे, डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करोगे, ट्राई करना, ठीक है। ये वाली डीपीपी में जो भी क्वेश्चन हमारे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से वो सॉल्व करके देखना। यस बेटा मैम बोलिए। आज डीपीपी नंबर 1 किया था, तो मैम एक क्वेश्चन है मैम, वो हाँ पूछना है। हाँ, बोलो बोलो, बोलिए बताइए। मैम भेजे? हाँ